अभी कुछ ही दिनों से दुनिया में एक नई टेंशन दिखने लगी है। The US-Israel-Iran war. Well, the week has started with a dramatic surge in oil prices. ईरान और इजराइल के बीच जो बहुत दिन से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वो पूरी तरह से बिगड़ चुका है। ये दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइल से कर रहे हैं और फिर एक दूसरे से बदला ले रहे हैं। 1,300 people have been killed in Iran since the war began. और वहीं हमको ग्लोबल पावर की स्टेटमेंट भी देखने को मिली है। Be done. They were very close to happen. They would have had one if we didn't do our B2 hit. और इसी वजह से इंटरनेट पर एक सवाल दोबारा से ट्रेंड होने लगा है, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट कभी वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट हो सकता है? अब मान लीजिए कि सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ गई और जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं अगर वो इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो गई तो सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि आखिर इंडिया का क्या होगा। क्या इंडिया इस वॉर का ऑटोमेटिकली पार्ट बन जाएगा या फिर इंडिया खुद को इस वॉर से दूर रख पाएगा? लेकिन दोस्तों जो सच्चाई है वो थोड़ी कड़वी है और शायद वो सुन के आपको अच्छा ना लगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज हैं वो हमेशा ट्रेडिशनली वॉर को अवॉइड करने और बैलेंस मेंटेन रखने पर फोकस करती हैं। यानी कि दोस्तों इसका मतलब ये है कि यदि कभी वॉर होता है तो ये तो चांसेस है कि इंडिया कभी वॉर में डायरेक्ट नहीं उतरेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ है कि अगर इंडिया युद्ध ना भी करे तो भी इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। और दोस्तों इसका रीजन सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है बल्कि इंडिया की ज्योग्राफी है। एक तरफ चाइना और दूसरी तरफ पाकिस्तान। यदि फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट कभी एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच गया तो ये इंडिया के लिए सबसे डेंजर होंगे। और दोस्तों उस सिचुएशन में केवल इंडिया की आर्मी देश को नहीं संभाल पाएगी बल्कि हर एक सिटीजन को भी अपने देश को संभालना होगा। तो दोस्तों अगर दुनिया सच में कभी बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ने लगे तो इंडिया को आखिर किन किन चैलेंजों का सामना करना पड़ेगा, चलिए स्टेप बाय स्टेप एक एक करके समझते हैं। अब दोस्तों सबसे पहली चीज आपको ये समझनी होगी कि आखिर जो बड़े वॉर्स होते हैं वो स्टार्ट कैसे होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो हिस्ट्री है वो बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता है कि जो बड़े बड़े वॉर्स होते हैं वो यूजुअली सडनली स्टार्ट नहीं होते, उनसे पहले सारे काम होने लगते हैं। और वो पहला काम है रीजनल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे अभी ईरान और इजराइल के बीच में वॉर चल रहा है। दूसरा है अलायंस स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि बड़े बड़े देश आपस में गठबंधन करने लगते हैं। और तीसरा इकोनॉमिक टेंशन बढ़ जाती हैं। और वहीं चौथा है कि जियोपॉलिटिकल कंपटीशन होने लगता है, यानी कि हर एक देश अपने जियोग्राफिकल पावर की धमकी देने लगता है। और दोस्तों इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2, यानी कि जब ये दोनों वॉर स्टार्ट हुए तो इनसे पहले भी दुनिया में मल्टीपल रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हमको देखने को मिले थे। अब दोस्तों इस पूरी इन्फॉर्मेशन के बेस पर हम ये नहीं बोल सकते कि हिस्ट्री दोबारा से रिपीट होगी, लेकिन दोस्तों एक बात तो पक्की है कि जो ग्लोबल स्टेबिलिटी होती है उसकी कोई गारंटी नहीं होती। और इसी वजह से दुनिया में जितने भी देश हैं वो सारे देश अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हमेशा जो वर्स्ट सिनेरियो होता है उसको ध्यान में रखकर करते हैं। यानी कभी देश ऐसी सिचुएशन में फंस जाए जो देश के लिए बहुत ज़्यादा डेंजर हो सकती है तो आखिर उस समय पर क्या कर सकते हैं, तो ये काम भारत भी करता है। अब दोस्तों आपको सबसे पहले इंडिया की स्ट्रेटेजिक पोजीशन को समझना होगा कि आखिर इंडिया किस स्ट्रेटेजिक पोजीशन को ध्यान में रखकर अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करती है। तो दोस्तों आप सबसे पहले इंडिया के इस मैप को देखिए, इसमें नॉर्थ में है चाइना और वेस्ट में है पाकिस्तान। और दोस्तों इसी वजह से जो इंडिया के डिफेंस एनालिस्ट हैं वो हमेशा जिस टर्म को यूज करते हैं वो टर्म है 2 फ्रंट चैलेंज। यानी कि दोस्तों इसका मतलब ये है कि यदि फ्यूचर में कभी ऐसा एक्सट्रीम कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो हुआ, यानी कि दोस्तों सिंपल शब्दों में आप समझिए कि यदि कभी वर्ल्ड वॉर जैसे हालात हुए तो इंडिया को जो सबसे ज्यादा खतरा हो सकता है वो इन दोनों देशों से हो सकता है। और दोस्तों ये बात मैं केवल ऐसे ही नहीं बोल रहा, क्योंकि इंडिया में कई सारे हमको ऐसे एग्जांपल्स देखने मिले हैं पास्ट में जिनके थ्रू ये चीज़ बिल्कुल कंफर्म है कि ये जो दोनों डायरेक्शन है इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि दोस्तों चाइना के साथ इंडिया का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो कई दशकों से चलता हुआ आ रहा है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों 2020 में जो गलवान वैली क्लैश हुआ था उसने हमको इस चीज़ को याद दिलाया कि चाइना भले ही कितना भी दोस्ती का नाटक क्यों ना कर ले, लेकिन वो बॉर्डर पर कभी भी भारत के साथ घात कर सकता है। और वहीं पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिस पर कभी कोई विश्वास नहीं कर सकता और इसने समय समय पर ये बताया है कि ये किस तरह से भारत के लिए हमेशा नुकसानदायक रहा है। अब दोस्तों आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आज के टाइम में जो वॉरफेयर है उनके कई सारे डायमेंशंस आ चुके हैं। यानी कि यदि आज मॉडर्न टाइम में यदि वर्ल्ड वॉर होता है तो वो वर्ल्ड वॉर केवल टैंक और सोल्जर तक लिमिटेड नहीं रहेगा, यानी कि उस वर्ल्ड वॉर में साइबर अटैक होंगे, उस वर्ल्ड वॉर में इकोनॉमिक प्रेशर आएगा और वो वर्ल्ड वॉर इन्फॉर्मेशन का भी हो सकता है। इसीलिए दोस्तों आने वाले टाइम में यदि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट होता है
तो ये जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट होगा, ये जो वर्ल्ड वॉर होगा, ये केवल बैटल फील्ड तक सीमित नहीं रहेगा, ये उससे कहीं आगे तक जा सकता है। दोस्तों अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यदि वर्ल्ड वॉर होता है और उस वर्ल्ड वॉर में इंडिया इन्वॉल्व ना भी हो तो भी इंडिया को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इस चीज़ को आप समझिए। सबसे पहला रीज़न है एनर्जी डिपेंडेंसी, यानी कि दोस्तों इंडिया की जो ऑयल की डिमांड है, उस ऑयल की डिमांड को फुलफिल करने के लिए इंडिया अपना 80% से ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है। और यदि कभी ऐसे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट से ऑयल की सप्लाई डिस्टर्ब हुई तो इससे फ्यूल की प्राइस रैपिडली इंक्रीज हो जाएंगी। और दोस्तों फ्यूल की प्राइस का जो इम्पैक्ट है ये केवल पेट्रोल पंप तक लिमिटेड नहीं होता। जी दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना कि यदि आपको ऐसा लगता है कि यदि ऑयल महंगा होगा तो उससे हम जो गाड़ियों में तेल डलवाते हैं वो महंगा हो जाएगा, नहीं दोस्तों। यदि फ्यूल के प्राइस इंक्रीज हुए तो ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग महंगी हो जाएगी और इवेंचुअली हमारी डेली लाइफ महंगी हो जाएगी। अब दोस्तों दूसरा इम्पैक्ट पड़ेगा ट्रेड पर, यानी कि दोस्तों दुनिया में जितना भी ट्रेड होता है उस ट्रेड का जो लार्ज पार्ट है वो सी रूट से होकर निकलता है। और यदि कभी इन बड़े कॉन्फ्लिक्ट के चलते हुए यदि शिपिंग रूट अनसेफ हो गए तो जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और जब सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी तो इससे भी महंगाई बढ़ जाएगी। और तीसरा इम्पैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी पर, क्योंकि दोस्तों जब ये वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो ऐसे टाइम पर ग्लोबल मार्केट अनसेफ हो जाते हैं, इसीलिए वहां पर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो स्लो हो जाता है और अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। और दोस्तों यदि इकोनॉमी गिरी तो इससे इंडिया का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और दोस्तों आज के मॉडर्न टाइम में एक और चीज ऐड हो चुकी है, यानी कि यदि आज के टाइम में वर्ल्ड वॉर होता है तो साइबर वॉरफेयर के हालात बन सकते हैं, यानी कि जो साइबर अटैकर्स होते हैं वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर सकते हैं, जैसे हमारे बैंक, पावर सिस्टम और जो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं इनको भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों सिंपल शब्दों में बात केवल इतनी है कि इंडिया वॉर में इंक्लूड हो या ना हो, लेकिन यदि वॉर होता है तो उसका नुकसान इंडिया को झेलना पड़ सकता है। एंड दोस्तों अब आता है वीडियो का वो कोर पार्ट जो इंडिया के हर एक सिटीजन्स के समझने के लिए बहुत जरूरी है। और दोस्तों शायद मैंने वीडियो स्पेशली उसी बात को समझाने के लिए बनाई है। तो दोस्तों वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो कोई भी कंट्री होती है वो कंट्री कभी भी मिलिट्री और वेपन से पावरफुल नहीं होती, बल्कि एक कंट्री पावरफुल होती है उसके सोसाइटी के बिहेवियर से, उस देश के जो लोग हैं उनकी यूनिटी से। क्योंकि दोस्तों जब कभी भी ऐसी वॉर जैसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं तो जो देश के लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने देश को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों भारत के हर एक नागरिक की ये ड्यूटी है कि वो अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करे। अब दोस्तों यहाँ पर मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि हर एक इंसान जाकर बॉर्डर पर लड़ने लगे, लेकिन दोस्तों हर एक इंडियन अपने घर पर बैठकर अपने देश को सपोर्ट कर सकता है। और दोस्तों ये कैसे, अब इस चीज को आप समझिए। अब दोस्तों सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है इंफॉर्मेशन डिसिप्लिन, यानी कि जब भी ऐसी वॉर जैसी सिचुएशंस चल रही होती हैं तो ऐसे टाइम पर जानबूझकर किसी भी देश को कमजोर करने के लिए फेक न्यूज फैलाई जाती हैं। क्योंकि दोस्तों जो फेक न्यूज होती हैं उनसे पैनिक क्रिएट होता है, और जब देश के लोगों के बीच में अगर पैनिक क्रिएट हो जाता है तो उस पूरे देश की व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसलिए दोस्तों ऐसे टाइम पर जो फेक न्यूज होती हैं उनको शेयर करने से बचना चाहिए। और दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है एसेंशियल सेक्टर, यानी कि फार्मर, डॉक्टर, इंजीनियर और ट्रांसपोर्ट वर्कर, ये जो लोग होते हैं ये पूरे एक सोसाइटी की व्यवस्था बनाकर रखते हैं। इसलिए जो भी लोग ये काम करते हैं ऐसे टाइम पर इन लोगों को ये काम बहुत ईमानदारी से करना चाहिए अपने देश के लिए, जिससे देश की व्यवस्था ना बिगड़े। और दोस्तों तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है यूनिटी, देश के हर एक नागरिक के बीच में यूनिटी होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों हिस्ट्री में हम देख कर आए हैं कि किस तरह से देश के लोगों के बीच में यूनिटी नहीं थी, जिस वजह से देश को इतने सालों तक गुलाम बनकर रहना पड़ा। और दोस्तों जब इन तीनों जिम्मेदारियों को देश के लोग संभाल लेते हैं तो देश अंदर से मजबूत हो जाता है, और जब देश अंदर से मजबूत होता है तो उसे बाहर से संभालना बहुत आसान हो जाता है। तो दोस्तों अभी तक हमने जितनी भी बातों को समझा उनसे हमको एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर आज के टाइम पर वर्ल्ड वॉर होता है तो फिर इंडिया यदि वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व हो या ना हो उसके बाद भी इंडिया को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और दोस्तों वो कीमत क्या हो सकती है? वो कीमत हो सकती है इकोनॉमिक प्रेशर, वो कीमत हो सकती है सिक्योरिटी चैलेंजेस, और वो कीमत हो सकती है जियोपॉलिटिकल टेंशन। लेकिन दोस्तों एक और रियलिटी है कि कोई भी देश केवल मिलिट्री और वेपन से पावरफुल नहीं हो सकता, क्योंकि देश पावरफुल होता है अपने लोगों से। इसलिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है कि आखिर वर्ल्ड वॉर होगा या नहीं, बल्कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर कभी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई तो क्या हम अपनी सोसाइटी को स्टेबल रख पाएंगे।
क्योंकि दोस्तों कभी कभी एक कंट्री की ताकत उसकी मिलिट्री से नहीं बल्कि उसके लोगों से होती है। और दोस्तों ये बात इंडिया पर पूरी तरह से लागू करती है, क्योंकि दोस्तों जो इंडिया की 140 करोड़ की जो पॉपुलेशन है वही इंडिया की सबसे बड़ी पावर है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और यदि आप इंडिया के सच्चे नागरिक हो तो शायद आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। इसलिए दोस्तों मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया था जिससे हम इंडिया के अंदर रहकर इंडिया को अंदर से सपोर्ट कर सकें। क्योंकि दोस्तों जो मिलिट्री होती है उसका काम होता है देश को बाहर से बचाना, बाहर से सिक्योर करके रखना, लेकिन दोस्तों जो लोगों का काम होता है वो होता है अंदर से अपने देश को मजबूत बनाना। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।